ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहाँ से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। बबीता को वहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप उस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? 1st फ्लोर, 4था कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है, जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं।
अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्वीन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्वीन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वीन्स अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है। अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। कौन है? छोड़ दो मुझे। अमित, अमित कहाँ हो तुम? वो मैनीक्वीन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहां जाकर देखना पड़ेगा। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंघाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतरियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था। वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे
इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है।